नमस्कार। 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट से, जिसने एक बड़ा फैसला दिया है। उसने कहा है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी लगाना असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यक्तियों द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात पर ये गलत है। केंद्र इन पर 12% आईजीएसटी लगाने की अधिसूचना जारी कर चुका है, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब इससे हाईकोर्ट ने अधिसूचना को रद्द किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को अंडरटेकिंग देना होगा कि वो उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, हाईकोर्ट का बड़ा अहम फैसला है ये कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाए जाते हैं उन पर आईजीएसटी नहीं लगेगा। क्या कहा गया था याचिका में और क्या इनकी संख्या काफी बड़ी है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा और अहम फैसला है, क्योंकि इसलिए भी कि हमने पिछले दिनों देखा किस तरीके से ऑक्सीजन के लिए दिल्ली या पूरे देश में लोग मारे मारे फिर रहे थे और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अस्पताल नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं थी, बेड नहीं थे। सबसे बड़ी चीज़ वहां पर कोई इंतजाम नहीं थे, ऑक्सीजन की भी कमी थी। तो ऐसे में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और कहा था कि एज ए गिफ्ट आप विदेश से इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस पर आईजीएसटी लगा दिया था, इंटरस्टेट जीएसटी 12%। उसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया था कि ये तो इस तरीके से ये एसेंशियल चीज है, जिंदगी बचाने के लिए लोग अगर पर्सनल यूज के लिए विदेश से एज ए गिफ्ट किसी से मंगाते हैं तो इसको क्या आप प्रॉपर्टी टैक्स, खाने का टैक्स, फूड टैक्स जो 12% उसके दायरे में रख सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अभी जीवन बचाने के लिए नेसेसिटी है और राइट टू लाइफ और हेल्थ के लिए जरूरी है, जिसे सरकार को पूरा करना चाहिए, लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई आम लोग इंपोर्ट करना चाहता है तो उस पर इस तरह का जो टैक्स है जीएसटी वो नहीं लगना चाहिए। सुनवाई इस पर चली थी और अब दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला आया है और हाईकोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है, आप इस तरह टैक्स नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन ये जरूर एक शर्त लगाई है कि कोई भी एज ए गिफ्ट अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने यूज के लिए मंगाता है तो उसको लिखित में अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो इसका कमर्शियल यूज नहीं करेगा। तो हालांकि जो केंद्र सरकार है वो सही ठहरा रही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना है। तो बड़ा फैसला है और इस मायने में भी कि हमने देखा है कि इसके बाद बहुत सारे हजारों की संख्या में कॉन्सेंट्रेटर लोगों ने मंगाए हैं। पहले सरकार मंगा रही थी, उसको छूट दी गई थी आईजीएसटी से, किसी भी तरह के टैक्स से, लेकिन आम लोगों को कोई छूट नहीं थी, आम लोगों के ऊपर जीएसटी था। तो ये एक रास्ता दिया है, एक व्यवस्था दी है हाईकोर्ट ने कि जो आम लोग खुद अपने लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाना चाहते हैं उस पर भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये साफ फैसला है हाईकोर्ट का, दिल्ली हाईकोर्ट का, कि व्यक्तिगत यूज के लिए अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगा रहे हैं तो उस पर आईजीएसटी नहीं लगना चाहिए और ये आदेश जो है सरकार का उसे रद्द किया गया है। और इस बीच दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के बीच पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे पहुंच गई है। WHO के मुताबिक 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट को ही चिंताजनक माना जाता है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 3000 नए मामले सामने आए हैं, जो 1 अप्रैल के बाद एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या भी 36,000 से नीचे हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 252 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होने के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या लॉकडाउन में लगाए गए पाबंदियों में ढील मिलेगी। शरद शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, 5% से कम पर पहुंच गया है पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में, तो क्या इस तरह के कोई इंडिकेशन है, कोई संकेत है कि लॉकडाउन में कोई छूट मिल सकती है? देखिए, अभी तक जितनी बार भी लॉकडाउन को रिन्यू करने की बात आ रही थी सरकार की तरफ से, यह क्लियर सिग्नल था कि इसको बढ़ाया जाएगा। सर्वसम्मति से सरकार के हर वर्ग में, हर स्तर पर यह बात चल रही थी कि बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है अब कि अभी सरकार में कोई एक मत नहीं बन पाया है कि क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या फिर लॉकडाउन हटाया जाएगा। इसलिए अभी संभावना ये मानी जा रही है कि ये हो सकता है कि कुछ छूट सरकार दे दे, पूरा लॉकडाउन एकदम से ना हटाए, क्योंकि लॉकडाउन एकदम से लगाया भी नहीं गया था, इस तरह से एकदम से हटाया भी ना जाए।
लेकिन कुछ छूट दे दी जाए, क्योंकि बिल्कुल ही 1 महीने से दिल्ली बंद करके बैठे हुए हैं, काम तो कहीं ना कहीं से शुरू करना होगा। तो ये हो सकता है कि कुछ छूट के साथ दिल्ली फिर से शुरू हो जाए। लेकिन कुछ एक चिंता वाली बात भी है, जहां हमें दिख रहा है कि 5% का पॉजिटिविटी रेट हो गया है, ये अच्छी बात है। जहां 36% पहुंचा था अभी महीने भर पहले 22 अप्रैल को, अब 21 मई को आज जो है 5% से नीचे आ गया है। लेकिन अभी भी एक चिंता की बात है कि दिल्ली के अंदर जो मौत हो रही हैं वो आज का भी डेटा बता रहा है 252 मौत हुई हैं। जबकि थोड़ा सा पीछे हम जाएं, नवंबर में जो दूसरी वेव दिल्ली मानती है कि यहाँ पर आई थी, तो उस समय भी जो हाईएस्ट डेथ थी, सबसे ज़्यादा मौत किसी एक दिन में हुई थी, तो वो 131 थी। तो उससे भी इस समय जो आंकड़ा चल रहा है वो डबल पर चल रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो फैसला लेते वक्त जो है ध्यान में रखनी होंगी। साथ ही एक और बात ये भी रहेगी कि अभी भी 3000 मामले अगर डेली आ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। तो सड़कें क्या आम लोगों के लिए खोल दी जाएं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो एम्बुलेंस घूमेंगी सड़कों पर, जो मरीजों को ले जा रही हैं अस्पतालों में, कहीं उनके फंसने की स्थिति ना आ जाए। तो ये सारे सवाल हैं जिनके साथ अगले 1 से 2 दिन के अंदर, यानी शनिवार रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल इस पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री से अभी कुछ देर पहले पूछा भी गया था, तो उन्होंने यही कहा कि शनिवार रविवार को चर्चा करेंगे और उसके बाद फैसला बताया जाएगा। लेकिन यही लग रहा है कि कुछ छूट के साथ में लॉकडाउन आगे चल सकता है, लेकिन ऐसा सख्त लॉकडाउन शायद आगे ना चले। कादम्बिनी, बहुत शुक्रिया आपका शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखते हैं कि शनिवार रविवार तक चर्चा के बाद इस पर क्या आखिरी फैसला निकलता है कि लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या छोटे कुछ पाबंदियां कुछ हटाई जाएंगी, कुछ छूटें दी जाएंगी। इस बीच दिल्ली के नजफगढ़ में 4-5 पेड़ों के चलते 100 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा अस्पताल शुरू नहीं हो पा रहा, जबकि बाहरी दिल्ली के गांवों में लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा है और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन केंद्र सरकार का ये अस्पताल बीते 15 साल से बन ही रहा है। अस्पताल तैयार नहीं होने से लोगों को कई परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। नजफगढ़ से सहयोगी रविचंद्रन शुक्ला की रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवाओं पर कैसे राजनीति होती है उसका जीता जागता उदाहरण नजफगढ़ का ये 100 बेड का हॉस्पिटल है, जो कि लगभग तैयार हो चुका है। 90% काम है इसका वो तैयार हो चुका है। और इस कोरोना काल में जो कि बीते 1.25 साल से चल रहा है, अगर सरकार सक्रियता दिखाती केंद्र सरकार, तो ये हॉस्पिटल अभी तक बनकर तैयार हो जाता और नजफगढ़ के लोगों को एक बहुत सहूलियत होती। क्योंकि दिल्ली देहात के जो इलाके हैं वहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी बहुत कमी देखी जा रही है। यहाँ से जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ नजफगढ़, यहाँ से जो पास का सरकारी हॉस्पिटल है वो तकरीबन 11-12 किलोमीटर दूर है। ये सारे स्थानीय लोग हैं नजफगढ़ के, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये इस अस्पताल को तैयार क्यों नहीं हो पाया, जबकि 4 बार इसका शिलान्यास हो चुका है। 2004 से लगातार शिलान्यास का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और लेटेस्ट जो शिलान्यास हुआ है वो 2019 में जो प्रवेश वर्मा हैं इस बिल्डिंग का शिलान्यास किया था और ये कहा था कि 1.5 साल में तैयार हो जाएगा, यानी पिछले साल ही इस हॉस्पिटल को तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हो पाया। करतार सिंह जी हैं जो कि लंबे समय से इस हॉस्पिटल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। करतार सिंह जी, ये हॉस्पिटल क्यों नहीं तैयार हो पाया आखिर? ये तो सर राजनीतिक लोगों से पूछो आप। हमने तो प्रार्थना कर दी थी हॉस्पिटल तैयार होना चाहिए। कोरोना टाइम में तो अब इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एक एक इंसान की जिंदगी की जरूरत है और लोग इतने ज्यादा पीड़ित हैं, हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। हम तो 2000 के बाद से ही हॉस्पिटल की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन होते होते ही 20-21 आ गया। अच्छा। आज तक ये हॉस्पिटल नहीं बना। तो सांसद जी से जब आप लोगों ने पूछा तो सांसद जी क्या बताया कि कहे क्यों नहीं बन रहा है आखिर अस्पताल? ये मैं उसके बारे में नहीं कह पाऊंगा सर। अच्छा, क्योंकि वो तो उनसे पूछिए आप क्यों नहीं बना। अच्छा, ये आपके सामने है, ये जो खड़ा है बन के तैयार है। हाँ, और सिर्फ जो है इच्छा शक्ति की वजह से रुका हुआ और कोई बात नहीं इसमें, जो हम मानते हैं। अच्छा, लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से ये जो अस्पताल है ये बना है। और नीरज बस जी हैं जो कि प्रोफेसर हैं। नीरज जी, ये हॉस्पिटल में क्या मतलब कि क्यों नहीं ये अब तक तैयार हुआ? अब तक तो इसको तैयार हो जाना चाहिए था। सर मुझे लगता है जनहित के कार्यों में ना छोटी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये 4-5 पेड़ का बहाना बनाया जा रहा है। अच्छा, तो ये 4-5 पेड़ है ना अच्छा। कि एलजी परमिशन नहीं दे रहे, वो सब कुछ नहीं कहा है। जब ये कोई काम करना चाहे ना तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है इस महामारी के दौर में नजफगढ़ देहात को इसकी सख्त जरूरत है और जल्द से जल्द ये शुरू किया जाना चाहिए। अच्छा,
अच्छा, नजफगढ़ में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अगर कोई यहाँ पर बीमार हो जाता है, कोविड अगर हुआ है, तो उसको आखिर वो भर्ती होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? दीनदयाल। दीनदयाल जी। कितनी दूर है यहाँ से? 16 किलोमीटर। अच्छा, तो अगर कोई कोविड संक्रमित हुआ तो वो सीधे दीनदयाल हॉस्पिटल जाएगा? द्वारका प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। अच्छा, अच्छा। तो कोविड बनाया भी नहीं है। ये आप देखिए कि इस वक्त दिल्ली देहात में तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि कैजुअल्टी ज़्यादा हो रही है, कोविड संक्रमित मरीजों की तादाद ज़्यादा है। अगर टेंट में, तंबुओं में अस्थाई हॉस्पिटल चल सकता है तो सवाल ये उठता है कि ये तो बिल्डिंग बनी हुई है, अंदर से भी लगभग पूरा जो है वो तैयार है, तो आखिर साल भर अगर इसमें मेहनत की जाती, सक्रियता दिखाई जाती, तो ये अस्पताल शुरू हो सकता था और बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी। नजफगढ़ से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोरोना का टीकाकरण रुकने वाला है, क्योंकि इस आयु वर्ग के लिए जो वैक्सीन स्टॉक आया था वो खत्म होने वाला है और अभी इस महीने और सप्लाई की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में एक तरफ युवा वर्ग के लिए टीकाकरण केंद्र बंद हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिन टीकाकरण केंद्रों पर टीके लग भी रहे हैं उनकी क्षमता पहले के मुकाबले चौथाई ही रह गई है। हमारे संवाददाता शरद शर्मा ने जामा मस्जिद के एक टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया, जहां कुछ दिन पहले तक रोज 100,000 टीके लगाने के लिए मिल रहे थे, वहीं आज 280 टीके ही मिल सके हैं। दिल्ली में युवा वर्ग यानी कि 18 साल से 44 साल के जो लोग हैं उनका टीकाकरण रुकने वाला है। इसका पता दो बातों से चल रहा है। पहला, जिन सेंटर्स पर टीकाकरण केंद्रों पर कोविशील्ड लग रही थी वो बंद दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, जिन सेंटर्स पर कोविशील्ड लग भी रही है, अभी कुछ केंद्रों पर कोविशील्ड लग रही है, वहाँ पर पहले के मुकाबले जो वैक्सीन का कोटा था, जो दिन में वैक्सीन लगती थी, वो कम हो गया है। मैं इस वक्त जामा मस्जिद के सरकारी स्कूल में हूँ जहाँ पर कोविशील्ड लग रही है और इस सेंटर पर देखिए, बताते हैं आपको कि किस तरह से पहले के मुकाबले कोटा कम हुआ है, वैक्सीन कम लग रही है, क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक ही खत्म होने वाला है, बिल्कुल अंतिम चरणों में है। मेरे साथ गयूर अहमद हैं जो इस सेंटर के वैक्सीन सेंटर के इंचार्ज हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा मुझे बताइए कि पहले आप लोगों को साइट कितनी है आपकी यहाँ पर? हमारे यहाँ 5 साइट है। 5 साइट हैं। तो एक साइट पर कितना मिलता था? टोटल कितना आपका डेली का कोटा था? पहले हमें 150 थे, अब 3-4 दिन पहले से हमारे 200 कहे हुए थे। अच्छा। लेकिन आज हमारे पास 280 ही डोज आई हैं। यानी कि मतलब पूरे दिन में सारा मिला के कितनी वैक्सीन डोज आपके पास हुआ? 1000 आ रही थी, लेकिन आज 280 आई हैं। अच्छा, 1000, यानी कि एक सेंटर पर 200 भी मान लें, 5 आपके साइट हैं, तो 200 मान लें तो 1000 आया करती थी, आज 280 ही रह गई हैं। जी सर। तो ये घटते घटते इस पर आई हैं? आज ही इतनी आई है, वरना पूरी आ रही थी डेली। अच्छा, तो कुछ बताया गया है कि ऐसा क्यों है? नहीं, हमें पास और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ना ही हमें पता भी। बस जो आई हैं हम उनको लगा रहे हैं, जब तक वो लगेंगी तो उसको पूरा करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि 1000 आया करती थी एक साइट, एक जो केंद्र होता है उस पर 4-5 साइट तक हो जाया करती हैं, तो एक साइट पर 200 टीके भी यहाँ पर लग रहे थे, लेकिन अब जो है टोटल ही जो 1000 हो जा रहे थे, अब जो है 280 इनके पास आए हैं। यानी कि एक साइट पर जहाँ एक समय 200 टीके भी लग रहे थे, वहाँ अब 50, 60, 70, 80 शायद इतने ही टीके लग पा रहे हैं। और धीरे धीरे करके, क्योंकि वैक्सीन ऐसा नहीं कि एकदम से ख़त्म हो जाती है, जब स्टॉक कम रह जाता है तो इस तरह से कम जो है सेंटर्स पर वैक्सीन जाती है, और ये निशानी होती है इस बात की कि वैक्सीन जो है ख़त्म हो रही है। तो क्योंकि स्टॉक है ही नहीं, जैसा कि बताया गया, कोवैक्सीन तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। दिल्ली में 9 दिन से कोवैक्सीन खत्म हो चुकी है, केवल कोविशील्ड ही चल रही थी, लेकिन अब कोविशील्ड भी खत्म होने वाली है। कुछ केंद्रों पर बंद हो चुका है टीकाकरण, और कुछ केंद्रों पर जहां पे चल भी रहा है, पहले के मुकाबले जो कैपेसिटी है वो कई गुना कम कर दी गई है। दिल्ली के जामा मस्जिद से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनु नायर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
कोरोना से डॉक्टरों की भी बड़ी संख्या में मौत हुई है। इस बीच हुई 2 स्टडीज बताती हैं कि अगर डॉक्टरों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं तो ऐसे में बहुत कम मामले हैं जिनमें टीका लेने के बाद भी मौत हुई हो। देखिए हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी की रिपोर्ट। डॉक्टर शेखर अग्रवाल दिल्ली के बेहतरीन ऑर्थोपेडिक सर्जन माने जाते थे। कोविड की इस दूसरी लहर में नहीं रहे। वो 244 डॉक्टरों में थे जिन्हें कोरोना की दूसरी लहर ने लील लिया और आईएमए के मुताबिक इनमें से 7 डॉक्टरों का ही पूरा टीकाकरण हुआ था। अब एक ज्यादा बड़े अध्ययन के बाद मैक्स हेल्थ केयर ने कहा है कि इसमें शक नहीं कि डबल डोज कारगर रही है और इसकी वजह से जान बची है। इसके मुताबिक दोनों टीके लेने वाले 13,965 लोगों में 6% को कोरोना हुआ। 10 में से 9 लोग घर पर ही ठीक हुए। 10 में 1 को अस्पताल जाना पड़ा, जबकि 1 शख्स की मौत हुई। अपोलो हेल्थ केयर ने भी टीकाकरण मुहिम के पहले 100 दिन में एक छोटी स्टडी की जिसके नतीजे मिलते जुलते रहे। स्टडी में 3,235 स्वास्थ्यकर्मियों को शामिल किया गया। 2,481 ने दोनों डोज ली। 754 को 1 डोज लगी थी। इनमें से 97.38% संक्रमण से बचे रहे। न किसी को आईसीयू जाना पड़ा, न किसी की मौत हुई। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर जयलाल का कहना है, हम टीकाकरण की स्थिति को लेकर पूरी तरह भरोसे में नहीं हैं, लेकिन जो आंकड़े हमें मिले हैं उनके मुताबिक पूरी तरह टीकाकरण ना होना मौतों की वजह है। औसतन हर रोज हम 20 डॉक्टर खो दे रहे हैं। इसमें सरकारी, निजी और मेडिकल कॉलेज सब शामिल हैं। एम्स के ये रेजिडेंट डॉक्टर चाहते हैं कि उनका फौरन टीकाकरण हो। उनमें से कुछ को अभी एक भी टीका नहीं लगा है। जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनको वॉक इन रजिस्ट्रेशन मिल रहा था। वो एक आई कार्ड लेके जा रहे थे। इवन आई कार्ड के साथ बीच में एम्प्लॉय सर्टिफिकेट भी मांगा जो कि एचओडी से साइन करके जाते और वैक्सीन उनको लग जाती। लेकिन अभी 4-5 दिनों से क्या है कि उनको मना कर दिया गया है कि फर्स्ट डोज का जो है आपको रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वॉक इन। एंड अगर बात करें 18 to 45 ईयर्स की एज ग्रुप वाले आते हैं, उसका स्लॉट एम्स दिल्ली के अंदर तो वैसे भी कोविड सेंटर को नहीं दे रखा है। बात सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं है। अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों को देखा जाए तो अब तक पूरे देश के 66% स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ही दोनों डोज लगवाई हैं, जबकि इन सब का टीकाकरण 4 महीने पहले 16 जनवरी से ही शुरू हो गया था। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। समंदर में डूबे जहाज P305 के मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर डूब चुके जहाज से सुरक्षित लौटे चीफ इंजीनियर रहमान शेख के बयान पर दर्ज किया गया है। ये केस जहाज के कप्तान राकेश बल्लभ और अन्य के खिलाफ किया गया है। कल इस मामले में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने आपराधिक कार्रवाई की मांग की थी। वहीं जहाज के 51 कर्मचारियों के शव अब तक मिले हैं और 188 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। अब भी कई लोग लापता हैं जिन्हें बचाने के लिए राहत अभियान जारी है। अगर इतने लोग जो मारे इसके जिम्मेदार कौन है? कैप्टन और क्लाइन है। ठीक है। अंदर आप आराम करो, आराम से। कैप्टन लापता है। और समंदर में P305 जहाज के डूबने से जिन लोगों की मौत हुई है उनके शव मुंबई के JJ मुर्दा घर में रखे गए हैं। वहीं से कानूनी कार्यवाही पूरी कर उनके घर परिवार को सौंपी जा रही है। लेकिन इस काम में काफ़ी वक्त लग रहा है जिससे परिजन और रिश्तेदार परेशान हो रहे हैं। ऐसे ही इस हादसे के एक मृतक नवीन कुमार के दोस्त आनंद कुमार बिहार के समस्तीपुर से आए हैं। उनका आरोप है कि नवीन कुमार जिस मैथ्यू कंपनी के कर्मचारी थे उस कंपनी के प्रतिनिधि से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। बाज P305 पर हुए हादसे के बाद जब बाज डूब गया था तब से लगातार बचाने की कोशिश हो रही है गहरे समंदर में, लेकिन अब तक उसमें 49 लोगों के शव बरामद हुए हैं और 188 से ज़्यादा बचाए जा चुके हैं। लेकिन और भी कई लोग हैं जो मिसिंग है, जिनकी तलाश चल रही है। लेकिन जिनके शव बरामद हुए हैं उन सभी शवों को यहाँ पर JJ के मुर्दा घर में लाया गया है। यहाँ पर जो पुलिस है येलो गेट की, वो पूरी खाना पूर्ति कर रही है और कई जो परिवार वाले, रिश्तेदार और परिचित यहाँ पर आए हैं जो कि शव को
को अपने साथ ले जाएंगे, आपके 100 की शिनाख्त जो यहाँ पर हो पाएगी। हमारे साथ ऐसे ही एक हैं जो बिहार से आए हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो आनंद कुमार है। अच्छा, आप किसके लिए आए हैं? हमारे एक मित्र के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पर। जी, नवीन कुमार नाम है उनका। उनका बॉडी भी आइडेंटिफाइड हो चुका है। सारा हमारे तरफ से जो भी पेपर वर्क था हमने कर लिया है, मगर कंपनी की तरफ से, जिस कंपनी के अंडर में वो वर्क कर रहे थे, उसके तरफ से अभी तक कोई पूरी तरह से एक्शन लिया नहीं गया है प्रॉपर तरीके से। पहले ये चीज़ कर लेनी चाहिए कि बॉडी भी ख़राब होते जाता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है ख़राब होते जाता है, तो ले जाने में हो सकता है कि प्रॉब्लम आए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी हो सकता है मना भी कर सकता है अगर बॉडी ज़्यादा डिकम्पोज हो जाए। आप किसके रिलेटिव हैं? वही सेम हमारे साथ हम लोग भी 4 दिन से आप यहीं पर हैं? हाँ। 100 या मृत्यु की जानकारी कब मिली आपको? हमको घर से मिली है, तब हम लोग इधर आए। तो 100 तो 2 दिन पहले शायद लाया गया होगा। नहीं, 2 नहीं, 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। हाँ। तब से अब तक पूरी खाना पूर्ति हुई नहीं है या नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। अब तक ना ही जो जाने वाला है साथ में उसका कुछ कोरोना टेस्ट या कुछ भी जो भी आपको फॉर्मेलिटीज़ है वो चालू करना चाहिए, बट वो अभी तक कुछ भी चालू नहीं हुआ है। इसमें कौन से अधिकारी लोग हैं? ये जो सामने बैठे हैं मैथ्यूज के एम्प्लॉयज़ हैं, सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं, ये जो सामने कुर्सी पे बैठे हैं। जी जी सर, आप लोग कंपनीज की तरफ से हैं जिनके भी हादसे हुए हैं बार्ज पर, जो एम्प्लॉय रहे होंगे? खाली मैं जानना चाहता हूँ लोग कंपनीज की तरफ से किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं? सर सुन में आप मैथ्यूज कंपनी से हैं? हेलो, ये जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से अधिकारी आए हैं लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन सवाल पूछने पर न तो हमारी तरफ देख रहे हैं न तो जवाब दे रहे हैं। लोगों की ऐसी शिकायतें हैं कि ये सही जिस रफ्तार से खाना पूर्ति होनी चाहिए, जब प्रक्रिया होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। कोई 2 दिन से, कोई 3 दिन से यहाँ पर है, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं पता है कि कब उनके अपनों का 100 मिलेगा और कैसे उसे उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया। पंजाब के मोगा में लड़ाकू विमान MiG-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है और इसमें ये फाइटर प्लेन पंजाब के मोगा के गांव लंगियाना के पास क्रैश हुआ। पायलट अभिनव चौधरी की इस हादसे में मौत हो गई है। राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस से इस विमान ने उड़ान भरी थी। गांव के घरों से दूर खेतों में गिरा विमान और वहीं पर उनका शव भी मिला। ममता बनर्जी फिर से भवानीपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई हैं। उनके लिए शोभन चैटर्जी ने इस सीट खाली कर दी है। उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो मंत्री बने रहेंगे और अगले 6 महीने में किसी और सीट से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल ममता बनर्जी पहले भी भवानीपुर से विधायक रहीं, लेकिन इस बार उन्होंने ये सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ा, जहां कभी उनके भरोसेमंद सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी बगावत कर बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतर आए थे। ममता बहुत कम अंतर से ये सीट हार गईं। वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर उन्हें सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी। Sri Shobhandev Chattopadhyay has come to my office and he has tendered resignation, and I inquired from him that it has been done voluntarily without being influenced from any corner or without being coerced by anybody, and I am satisfied. I have accepted the resignation. और इस पूरे मामले पर और जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी मोनी दीपा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब दोबारा असेंबली इलेक्शन लड़ेंगी। जो हमें सूत्रों के अनुसार खबर आ रही हैं, वो लड़ेंगी भवानीपुर सीट से, क्योंकि वहां पे आज ही उनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर शोभनदेव चट्टोपाध्याय, जो भवानीपुर के MLA हैं, वो आज ही स्पीकर के पास अपना असेंबली से इस्तीफा दे रहे हैं। शोभनदेव चट्टोपाध्याय से हमारे साथ थोड़ी देर पहले बात हुई। ये वर्षीयान 80 साल के MLA, उन्होंने कहा कि हाँ, वो हट रहे हैं भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से ममता बनर्जी के लिए। शोभनदेव चट्टोपाध्याय को
इस इलेक्शन में ममता बनर्जी ने कहा कि आप भवानीपुर से लड़िए, क्योंकि ममता बनर्जी जाके भवानीपुर छोड़ के वो जाके लड़ी नंदीग्राम में। नंदीग्राम में आपको जैसा पता है बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई शुभेंदु अधिकारी के साथ। बीजेपी के जो नेता हैं अब उनके साथ लड़ाई में जो लास्ट हमें खबर है 2000 के करीब सीटों वोट से ममता बनर्जी हार गईं। तो अब 6 महीने के अंदर ममता बनर्जी इस सीट भवानीपुर सीट से वापस लड़ेंगी, जो सीट में वो भी एक वोटर हैं। शोभनदेव चट्टोपाध्याय से हमें जो जानकारी मिली है वो है शोभनदेव चट्टोपाध्याय अब कंटिन्यू करेंगे एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और वो भी 6 महीने के अंदर किसी और सीट से असेंबली के लिए लड़ेंगे। इस समय पश्चिम बंगाल में एटलीस्ट 2 सीट अभी खाली हुआ है, 2 असेंबली सीट, दीनहाटा उत्तर बंगाल में और शांतिपुर नदिया जिले में। ये 2 सीट खाली हो गए जब बीजेपी के सांसद जो असेंबली इलेक्शन में भी जीत चुके थे वो दोनों ने असेंबली सीट रिजाइन कर दिया, क्योंकि पार्टी ने कहा उन्हें ज़रूरत है उनका पार्लियामेंट में। तो अब नया तरीके से छोटे छोटे बाई इलेक्शंस होने जाएंगे पश्चिम बंगाल में। एक होगा भवानीपुर में और 2 इलेक्शंस दीनहाटा और शांतिपुर। ममता बनर्जी लड़ेंगी भवानीपुर से उनका पुराना सीट, ताकि वो एक इलेक्टेड एमएलए हो पश्चिम बंगाल के विधानसभा में। कोलकाता से मोनिदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। उधर नारदा स्टिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को हाउस अरेस्ट में रखने का आदेश दिया है। ये फैसला कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजित बनर्जी की पीठ ने सुनाया। हालांकि हाईकोर्ट की ये बेंच फैसला सुनाने को लेकर बटी हुई दिखाई दी। अरिजित बनर्जी टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा, फिरहाद हकीम और पार्टी के पूर्व नेता शोभन चैटर्जी को जमानत देने के लिए सहमत थे, लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने इसके खिलाफ बात की और फिलहाल हाउस अरेस्ट में है ये 4 नेता। तहलका मैगजीन के पूर्व मुख्य संपादक तरुण तेजपाल को रेप केस में बरी कर दिया गया है। गोवा की सत्र अदालत ने इस मामले में आज अपना फैसला सुनाया। तरुण तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक लग्जरी होटल में पार्टी के दौरान एक महिला सहकर्मी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में तेजपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तरुण तेजपाल मई 2014 से जमानत पर बाहर है। हरियाणा सरकार ने केंद्र को भेजी एक रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन कोरोना हॉटस्पॉट बन गए हैं और ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैलने की ये भी एक बड़ी वजह है। हरियाणा सरकार के इस दावे पर किसान नेताओं ने पलटवार किया है। किसानों का कहना है कि अगर वाकई सरकार को हमारी चिंता है तो वो कृषि कानूनों को वापस क्यों नहीं ले लेती। किसानों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को अब लगभग 6 महीने पूरे होने वाले हैं। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है और किसानों का आंदोलन अभी भी चल रहा है। इन 6 महीनों में किसानों ने न सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ाई की, बल्कि काफ़ी मुश्किल समय में, काफ़ी मुश्किल मौसम में भी वे डटे रहे। चाहे सर्दी की बात करी जाए या फिर अब जो बारिश लगातार राजधानी और आसपास के इलाकों में हो रही है, तब भी किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। हमारे साथ किसान नेता कुछ मौजूद है और इनसे बात करेंगे हम हरियाणा सरकार के उस आरोप के बारे में, जहाँ हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि किसान आंदोलन की जगहों पर कोविड फैल रहा है, जिसकी वजह से आसपास के गांव के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। सरकार ने एक आंकड़ा दिया है जिसमें ये कहा गया है कि अप्रैल से मई के बीच में तकरीबन 129 पॉजिटिव कोविड की मौतें आसपास के गांव में हुई हैं। ये बात जानने के लिए हम यहाँ किसान नेताओं से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि जो 2 मौतें यहाँ पर हाल ही के कुछ दिनों में हुई हैं, क्या वो कोविड पॉजिटिव थे और उनके पास किस तरह की तैयारियाँ हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ, अभी कहा जा रहा है कि 2 मौतें हुई है कोविड की वजह से, कितनी सच्चाई है उसमें? क्या उनका टेस्ट हुआ था? देखिए, इससे पहले भी 400 से प्लस जेड़े आ किसान जहाँ से शहीद होकर गए हैं और उन सभी का पोस्टमार्टम हुआ है। एक को भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई,
और ये 2 किसानों की बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले जो उनकी मौत हुई है, तो एक को तो हार्ट अटैक हो गया, एक की शुगर कम होने से मौत हो गई। देखो ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, जो खट्टर सरकार है, मिलजुल कर आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रही है। चाहे बारिश हो, कितना पानी खड़ा है, जहाँ बीमारी फैलने का खतरा है, सरकार का तो कोई डॉक्टर, जहाँ कोई इलाज करने वाला भी नहीं है, खुद के संयुक्त किसान मोर्चा ही यहीं पर सारा कुछ संभाल रहा है। यहाँ पर आपसे और बात करने से पहले मैं ये देखना चाहता हूँ, यहाँ पर एक एम्बुलेंस खड़ी है, ये बताइएगा यहाँ पर क्या क्या आपके पास सुविधा मौजूद है? इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर है जी, जे टेंपरेचर देखने ਲਈ ये ऑक्सीमीटर है जी, जिन्ना ऑक्सीजन चेक की जाती है। हमारे पास काढ़े है जी, जो कि किसी को खंघ जुकाम आता है उसको काढ़े देते हैं। ये सिट्राजिन है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल जी। कोविड की दूसरी वेव पूरे के पूरे देश में बहुत बुरी तरह से फैली हुई है। ऐसे में सरकार की तरफ से आपको लेकर कोई चिंता क्या जाहिर करी गई? बताया गया कि किसी तरह से वो विचार मंथन करेगी किसान कानूनों को लेकर, ताकि आप लोग भी सुरक्षित रहे, घर जाए। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार बार बार इस बीमारी का नाम लेती है, ये बीमारी सरकारों के द्वारा लोगों के घरों में और लोगों के अंदरों में डर का भय बनाया जा रहा है। संयुक्त मोर्चा है, पहले दिन से प्रयास कर रहा है। टेबल टॉक से कभी भी हमने नहीं बोला भी हम जो किसान हैं सरकार के साथ टेबल टॉक पे बात नहीं करेंगे। ये तो जिम्मेवारी सरकार की बनती है। देखिए, एक हेल्थ और स्टडी, ये तो सरकार की प्रॉपर जिम्मेवारी होती है।